दोस्तों, आज की कहानी है निर्णय। घर के बाहर टैक्सी आकर रुकी थी। दिव्या ने बाहर झांक कर देखा तो साधना जी टैक्सी से बाहर निकलकर इंतजार कर रही थी कि घर में से कोई तो उन्हें लेने आए। लेकिन घर में बेटा अमित कुमार, बहू दिव्या दोनों मौजूद थे, पर किसी ने भी बाहर आने की जहमत नहीं उठाई। इतने में अमित कुमार ने दिव्या से पूछा, कौन है? दिव्या, और कौन होगा, तुम्हारी माँ है, कहकर वह दरवाजा खुला छोड़कर वापस कमरे में आ गई। इधर अमित कुमार ने भी ज्यादा कुछ ध्यान नहीं दिया और अपना आईपीएल देखने में तल्लीन हो गया, जिसके लिए आज उसने छुट्टी ली थी। कुछ देर बाहर साधना जी इंतजार करती रही, पर टैक्सी वालों को तो वापस जाना था। उसने साधना जी को टोका तो टैक्सी वाले को कहकर उन्होंने अपना सामान घर के दरवाजे तक रखवाया और उसे पैसे देकर घर में आ गई। साधना जी पहले से काफी कमजोर हो चुकी थी। जैसे तैसे कदम बढ़ाती हुई घर में प्रवेश की। साधना जी ने अमित कुमार को और दिव्या दोनों की तरफ देखा, लेकिन दोनों ने ही उनकी तरफ देखने की जहमत नहीं उठाई। दोनों की ऐसी बेरुखी देखकर उनका दिल रोने को हुआ। जैसे तैसे उन्होंने कमरे की तरफ जाने लगी कि इतने में दिव्या बोली, अरे उधर कहाँ जा रही हैं माँ जी? अब आपका कमरा नहीं है, आपका सामान यहाँ स्टोर रूम में रख दिया है। वह एक पल के लिए वहीं खड़ी दिव्या की तरफ देखती रह गई, पर कुछ बोल ना पाई, बस आंखों में आंसू आ गए। दिव्या ने धीरे से अमित कुमार के हाथों पर चिकोटी काटी और इशारे से उसे माँ से कहने को कहा। तब अमित कुमार ने माँ की तरफ देखते हुए बड़ी बेफिक्र से कहा, अब आपको बड़े कमरे की क्या जरूरत है माँ? पहले तो चलो पापा थे, पर अब तो वह भी नहीं है, और वैसे भी अब आपका पोता पोती होने वाला है, तो बड़े कमरे की जरूरत तो हमें पड़ेगी ना। इसलिए आपका सारा सामान स्टोर रूम में शिफ्ट कर दिया है। वैसे भी बड़ा कमरा तो घर के मुखिया का होता है, और अब पापा के जाने के बाद इस घर का मुखिया मैं ही हूँ। तू मुखिया? साधना जी के मुंह से सिर्फ इतना सा ही निकला था तो अमित कुमार बोला, और नहीं तो क्या? अब घर के खर्चे मैं करूँगा तो मैं ही मुखिया, और अब सबको मेरी बात माननी पड़ेगी। साधना जी की आंखों में अभी भी आंसू थे। उन्होंने स्टोर रूम के पास बने छोटे कमरे की तरफ देखा तो अमित कुमार बोला, तो क्या है माँ? ना माँ, दिव्या की डिलीवरी के लिए उसकी बहन आ रही है, उसे परेशानी ना हो तो इस कारण वह रूम उसके लिए रखा है। और गेस्ट रूम में तो आपको पता है ना कि मेहमान रहते हैं। अब वहाँ कोई मेहमान थोड़ी ना है, वह तो घर की ही है। कल को बच्चा होगा, कोई प्रोग्राम करेंगे, कोई मेहमान आए तो उनके लिए वह रूम तो रखना ही पड़ेगा ना, इसलिए गेस्ट रूम को हाथ भी नहीं लगाना। अमित कुमार की बात सुनकर जैसे साधना जी के पैरों से को किसी ने जंजीरों से जकड़ दिया हो। पैर स्टोर रूम की तरफ बढ़ ही नहीं रहे थे। जैसे तैसे एक कदम आगे बढ़ाया ही था कि अमित कुमार ने, अरे माँ, अपना सामान भी तो लेती जाओ और दरवाजा बंद कर दो, और आपको कुछ खाना पीना हो तो रसोई से ले लेना। साधना जी जैसे तैसे वापस दरवाजे पर आई और अपने सामान को घसीटते हुए रूम में ले गई। रूम में आकर देखा तो एक चारपाई बिछी हुई थी। उनकी शादी के समय की पुरानी गोदरेज रखी हुई थी, और वह पुराना टेबल रखा हुआ था, जिसे साधना जी ने कई बार बेचने की कोशिश की, पर उनके पति इंद्रेश जी ने उसे बेचने नहीं दिया। कहते थे, अरे खराब थोड़ी ना हुआ है, क्या पता कब काम में आ जाए।
पर यह नहीं पता था कि यह टेबल साधना जी के काम में आएगा। आंखों में आंसू लिए वह चारपाई पर बैठ गई। अभी 2 महीने पहले तक तो सब ठीक था। बेटा बहू पिता के डर से ही सही सेवा तो करते थे। घर में हंसी खुशी का माहौल रहता था। एक दिन इंद्रेश जी ने अपनी पैतृक गांव जाने की जिद की तो साधना जी ने मना कर दिया। रहने दो, बहू का 6ठा महीना है, ऐसे में उसे छोड़कर जाना अच्छी बात नहीं। पर अमित कुमार और दिव्या के समझाने पर वह उनके साथ गांव चली गई। वहां पर जेठ जेठानी, देवर देवरानी सबका परिवार था। वहां जाने के कुछ दिन बाद ही उनकी तबीयत बिगड़ गई और कुछ ही घंटे में उन्होंने दम तोड़ दिया। सब कुछ जैसे वहीं रुक गया था। उनका अंतिम संस्कार भी वही पैतृक गांव में हुआ था। 15 दिन के कार्यक्रम होने के बाद अमित कुमार और दिव्या तो वापस आ गए, लेकिन साधना जी को उनकी जेठ जेठानी ने वहीं रख लिया। लेकिन साधना जी को उनकी जेठ जेठानी ने वहीं रख लिया था, यह कहकर कि 1.25 महीने के बाद ही जगह छोड़नी चाहिए। आज 1.25 महीने के बाद गांव से लौटी थी, वह भी अकेले। वहां से तो पूरा परिवार स्टेशन पर छोड़ने आया था, पर यहाँ अमित कुमार स्टेशन तक लेने नहीं आया। कह रहा था कि बहुत जरूरी काम है, पर यहाँ मैच देख रहा है। और तो और यहाँ घर का सारा सिस्टम ही बदल चुका था। इतनी जल्दी बेटे बहू मुंह मोड़ लेंगे, इसकी तो बिल्कुल उम्मीद भी नहीं थी। सीधा स्टोर रूम में ही पहुंचा दिया। अभी साधना जी ने यह सब सोच ही रही थी कि इतने में बाहर से शोर सुनाई दिया। जाकर देखा तो साधना जी के लिए ना उठने वाले बेटे बहू दिव्या के मायके वालों का स्वागत कर रहा था। साधना जी को इतनी देर हो रही गई, घर में आए हुए किसी ने एक गिलास पानी तक नहीं पूछा। वही बहू के मायके वालों के लिए बेटा रसोई में जाकर खुद पानी की ट्रे सजा कर ले आया। इतने लोगों के बीच अपने आप को अकेला महसूस करती हुई साधना जी वापस उस कमरे में आ गई। 2 घंटे तक इस कमरे में बैठी रही, लेकिन ना कोई चाय, ना कोई नाश्ता, ना खाना, कुछ भी नहीं। 2 घंटे बाद लगा कि दिव्या के मायके वाले वापस जा चुके हैं। शायद वह उसकी बहन है और मम्मी को छोड़ने आए थे, क्योंकि वह दोनों ही अब घर में मौजूद थे। उन्हीं की आवाज़ बाहर से आ रही थी। अब साधना जी को भूख का एहसास हो रहा था। आखिर वह खुद ही उठी और रसोई में गई। रसोई में खाने के लिए कुछ भी नहीं था, खाना भी बाहर से मंगवाया गया था। वह जूठे बर्तन यह सब बता रहे थे कि इतने में दिव्या रसोई में आई। क्या ढूंढ रही हैं माँ जी? देखिए, खाना तो बचा नहीं है और मुझे याद भी नहीं रहा कि आपके लिए खाना रखना था। आप दूध बिस्किट खा लीजिए या फिर अपने लिए कुछ बना लीजिए। मेरी हिम्मत नहीं है खाना बनाने की, कहकर दिव्या रसोई में से बाहर आ गई। साधना जी भी की हिम्मत नहीं थी खाना बनाने की। एक तो 1.25 महीने पहले का गम अभी तक दिल से गया नहीं था। अपने किसी प्रिय की मौत तो वैसे भी हिम्मत तोड़ देती है, या तो फिर उनके पति थे, ऊपर से ट्रेन का सफ़र थकान देने वाला था। हिम्मत होती थी भी कैसे? वह अपने लिए एक गिलास पानी लेकर वापस कमरे में आ गई। थोड़ी देर तक बैठी आंसू बहाती रही। फिर याद आया कि वहाँ से निकलते समय देवरानी ने खाना पैक करके दिया था, जिसमें से उन्होंने सिर्फ 2 रोटी ही खाई थी। टिफिन में से खाना निकाल देखा तो सब्जी खराब हो चुकी थी, पर रोटियां सही सलामत थी। उन बची रोटियों से अपना पेट भरकर साधना जी चारपाई पर लेट गई। काफी देर तक वह करवटें बदलती रही। आखिर करवटें बदलते बदलते आंखों में आंसू लिए देर रात में नींद आई। इस कारण से सुबह नींद देर से खुली। उठकर बाहर आई तो देखा सब हंस बोलकर चाय नाश्ता कर रहे हैं। सबकी प्लेट में गर्मा गर्म पोहे और जलेबी नजर आ रहे थे। साधना जी को देखते ही सब चुप हो गए। इतने में अमित कुमार बोला, माँ आप अपने कमरे में बैठिए, आपका नाश्ता मैं कमरे में ही लेकर आता हूँ। उसकी बात सुनकर साधना जी वापस
कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद अमित कुमार चाय नाश्ता लेकर कमरे में आया और साधना जी को देखकर बोला, माँ यह नाश्ता कर लो और भगवान के लिए जहाँ तक हो सके आप कमरे में ही रहो। साधना जी हैरानी से अमित कुमार की तरफ देखने लगी। अमित बोला, देखो माँ, मुझे पता है कि पापा के जाने का बहुत दुख है, लेकिन फिर भी कर क्या सकते हैं, उनकी तो उम्र हो चुकी थी, इसलिए वह चले गए। लेकिन आप यूं ही दुखी चेहरा बार बार दिव्या के सामने ले जाओगी तो होने वाले बच्चे पर गलत असर पड़ेगा, इसलिए कह रहा हूँ आप अंदर ही रहो। और वैसे भी सब लोग कहते हैं कि एक विधवा। कहते कहते अमित एकदम से रुक गया और वापस बाहर चला गया। साधना जी भी अमित कुमार की बातें सुनकर बिल्कुल हैरान रह गई। अब तो उनका दिल जोर जोर से रो रहा था। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि उनके बेटे के दिल है या पत्थर। वह अपनी माँ के लिए ऐसा कैसे सोच सकता है। उसकी माँ विधवा है तो उसका साया वह अपनी पत्नी और होने वाले बच्चे पर नहीं पड़ने देगा। अभी 2 दिन में उसने मुझे इतना कुछ दिखा दिया तो यह तो मेरी जिंदगी नरक बना देगा। सोच सोच कर साधना जी चाय नाश्ता भी नहीं कर रही थी। उनकी रुलाई फूट पड़ी। वह इतनी जोर जोर से रो रही थी, पर उन्हें चुप कराने के लिए कोई भी कमरे में नहीं आया। आखिरकार काफी देर रो लेने के बाद खुद ही थक हार कर चुप हो गई। अपने पल्लू से अपने आंसू खुद ही पोंछ लिए। आखिर काफी देर तक मौन रहने के बाद साधना जी ने एक निर्णय पर पहुंची। रात को जब अमित अपने ऑफिस से वापस घर आया, उसके बाद बाहर वाले कमरे में बैठकर सब लोग हंसी मजाक कर रहे थे। उस समय साधना जी उन सबों के बीच में आकर वही सोफे पर बैठ गई। उनके आते ही सब लोग चुप हो गए। अमित कुमार अपनी माँ साधना जी को देखा, जैसे कह रहा हो कि सुबह समझाया था ना, फिर क्यों यहाँ आई। लेकिन साधना जी चुपचाप अमित की तरफ देख रही थी। आखिर अमित को ही बोलना पड़ा, माँ आपको सुबह समझाया था ना कि फिर क्यों आई हो। बार बार कहा था ना आपका साया मेरे बच्चे के लिए ठीक नहीं। साधना जी ने उससे मुस्कुराकर कहा, हाँ याद है तूने कहा था कि मेरा साया तेरे बच्चे के लिए ठीक नहीं क्योंकि मैं विधवा हूँ। पर बेटा, जब मेरा साया तेरी पत्नी और बच्चे पर ठीक नहीं तो अपनी पत्नी को यहाँ से लेकर तो कहीं और चले जा। साधना जी की बात सुनकर अमित भड़क गया। मैं क्यों घर छोड़कर जाऊंगा। अब मैं घर का मुखिया हूँ, मैं ही हूँ और आप इस तरह से मुझसे बात नहीं कर सकती। मुखिया मुखिया, एक बात बता दो अमित कि यह घर मेरे नाम पर है तो किस खुशी में तुम घर की मुखिया हुई। तभी दिव्या बोली, माँ जी आपको बता दे कि यह घर के सारे खर्चे ये उठाते हैं। आपकी बस की बात नहीं आटा दाल चावल के लिए पैसे कमाना। अब तो साधना जी खड़ी होते हुए बोली, अच्छा उसकी चिंता तो मत कर, वैसे भी तेरे पति के हाथ के आटा दाल मैंने नहीं खाए। जब तक मेरे पति थे उन्होंने घर का खर्चा उठाते थे। जब उनकी मौत हुई तब मैं गांव में थी और जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से मैंने तुम्हारे घर का तो कुछ नहीं खाया। इसलिए मुझे आटा दाल चावल के दोष मत देना। मैं अपने आटे दाल का बंदोबस्त खुद कर लूँगी, तुम लोग अपना बंदोबस्त कहीं और कर लो। साधना जी का दुर्गा का रूप देखकर अब तो दिव्या की मम्मी बोली, अरे समधन जी, आप तो बच्चों की बात को दिल पर ले रही हो। बच्चे ही तो हैं, माफ कर दें। माफ कीजिए समधन जी, यह बच्चे नहीं हैं, बच्चों के माँ बाप बनने वाले हैं। और उस समय आप क्यों नहीं बोली जब यह मेरे साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे थे। आप भी तो कल से ही घर में हैं ना, मुझे कुछ नहीं सुनना। अपनी बेटी और दामाद से कहिए कि अपना बंदोबस्त कहीं और कर ले। मैं अब इन्हें इस घर में नहीं रहने दूंगी। साधना जी ने भी समधन के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा। आखिर सबके समझाने के बाद भी साधना जी झुकने को तैयार नहीं थी। काफी देर बाद फिर आखिरकार साधना जी ने यह निर्णय लिया कि दिव्या को उसकी मम्मी मायके ले जाएंगी और वही उसकी डिलीवरी करवाएंगी। उस दौरान अमित कुमार यहाँ घर का बंदोबस्त करेगा और अगर बंदोबस्त नहीं कर पाता तो
तब तक यहाँ का किराया देना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर दें। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। पूरी कहानी को सुनने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।